छोड़ दो यार। अच्छा मैंने जो है बस ठीक है, अब नहीं गिरता। मैंने जो वो एनर्जी बैंड थ्योरी जो है उसको किया था शुरू, और उस लेक्चर के अंदर मैं पहुंच गया था इस जगह तक। उस दिन मैंने लिखे थे कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ठीक है, और फॉरवर्ड एनर्जी बैंड। हमने कहा था कि ये तीन बैंड्स जो होते हैं, इन तीन बैंड्स की बेस के ऊपर हम डिफ़ाइन करते हैं कि कोई मटेरियल जो है वो क्या है, वो कंडक्टर है, वो इंसुलेटर है, या क्या चीज़, या सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है, और उसमें मैंने बताया था कि कंडक्शन बैंड जो होता है वो ऊपर वाला होता है, जो कि पार्शली फील्ड या एम्प्टी होता है। वैलेंस बैंड जो होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, और फॉरवर्ड एनर्जी बैंड जो होता है उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि वहाँ पे कोई स्टेट्स नहीं होते। ये बैंड हैं, ये पट्टियाँ बनी हुई हैं जो एनर्जी बैंड थ्योरी के नतीजे में बनती हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो हमारे पास हाईएस्ट फील्ड एनर्जी बैंड होता है, सबसे ऊपर वाला, द एनर्जी ऑफ हाईएस्ट फील्ड एनर्जी बैंड is known as Fermi। फर्मी एनर्जी, उसको हम फर्मी एनर्जी कहते हैं। और ये लेवल जो होता है, दिस लेवल इज नोन एज फर्मी लेवल। दिस लेवल इज नोन एज फर्मी लेवल, और इस लेवल को हम फर्मी लेवल का नाम देते हैं, सबसे ऊपर वाला। तो फर्मी सरफेस जो है वो क्या करती है, वो सेपरेट आउट करती है आपकी कंडक्शन को और वैलेंस बैंड को। यानी कि कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान जो सेपरेशन है वो कहाँ से आपको पता चलता है, वो आपको फर्मी सरफेस से पता चलता है। यानी कि फर्मी सरफेस उनके दरमियान में होती है। ठीक है, जो कंडक्शन बैंड होता है वो ऊपर होता है, हाईएस्ट फील्ड बैंड जो है वो कौन सा है, वो हमारे पास फर्मी बैंड है। उसके ऊपर कंडक्शन बैंड है, उसके नीचे वैलेंस बैंड है, और इन्हीं के दरमियान में कहीं पे फॉरवर्ड एनर्जी गैप भी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास फर्मी सरफेस है, द फर्मी सरफेस सेपरेट्स, ये सेपरेट करती है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड को फ्रॉम द वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड से एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, कहाँ पर, एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर।
अब मैंने उस दिन इस बात का जिक्र किया था कि एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ये वो टेम्परेचर होता है जो अभी तक अचीवेबल नहीं है, ठीक है। द लोवेस्ट टेम्परेचर, हम मिलियंथ ऑफ केल्विन तक तो पहुंचे हैं लेकिन 0 डिग्री केल्विन तक नहीं पहुंचे, ठीक है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान में जो सेपरेशन है वो कौन सी चीज़ उसको सेपरेट कर रही है? उसको सेपरेट कर रही है फर्मी सरफेस, जो फील्ड सरफेस है, सबसे ऊपर वाली सरफेस है बैंड्स के अंदर, ठीक है। उसके ऊपर कंडक्शन बैंड का तल्लक इससे है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं है, ठीक है। अब उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर हमारे पास जो है वो करंट का फ्लो शुरू होगा। अच्छा, अब जब आपका टेम्परेचर हायर होता है यानी 0 डिग्री के केल्विन से ऊपर जाता है, एट हायर टेम्परेचर, यानी कि T ग्रेटर दैन 0 डिग्री केल्विन, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं टेम्परेचर के बढ़ने से there is a possibility that they will rise up to or raise up to higher energy states, ठीक है। due to increase of ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स कैन रेज टू हायर स्टेट्स। हायर स्टेट्स का मतलब है कि हायर एनर्जी स्टेट्स के अंदर जो है वो रेज अप हो जाते हैं, उठ के हायर एनर्जी स्टेट्स के अंदर जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर जाते हैं तो इसका मतलब है कि दे जंप टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। वो हायर एनर्जी स्टेट्स के हैं, वो कंडक्शन बैंड की हैं, ठीक है। दीज electrons jump to conduction band, तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इन्होंने कंडक्शन बैंड में जंप किया। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ी, जब उनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ी तो उन्होंने जो एनर्जी लेवल था उसका निचला, वहाँ से एनर्जी को गेन करके वो ऊपर वाली एनर्जी स्टेट के अंदर चलेगी। जब कोई बंदा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर का चढ़ता है तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी लेकर तो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी जो है वो मिली है, तो इसलिए वो ऊपर वाले कंडक्शन बैंड के अंदर जो है वो चले गए हैं, ठीक है। अब ये कंडक्शन बैंड कहाँ है? ये कंडक्शन बैंड है अबव द फर्मी लेवल, ठीक है। दिस कंडक्शन बैंड is above the Fermi level, is above the Fermi level। तो ये कंडक्शन बैंड क्या है? ये क्या है? ये अबव द फर्मी लेवल के ऊपर है, ठीक है। अब कंडक्शन पॉसिबल हो रही है क्यों? ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन उठे नीचे से उठ के ऊपर वाले कंडक्शन बैंड में निकल चले गए, और कंडक्शन बैंड होता ही इसलिए है कि करंट फ्लो करे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कंडक्शन इज पॉसिबल ड्यू टू
absorption of energy। ठीक है, absorption of energy जो है उसकी वजह से कंडक्शन जो है वो पॉसिबल हुई है। इसलिए अब सॉलिड्स की जो कंडक्टिविटी होती है उसका हम अंदाज़ा किससे लगाते हैं? जो रिलेशनशिप होता है वैलेंस और कंडक्शन बैंड के अंदर। ठीक है, यानी कि कौन से सॉलिड्स जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं और कौन से सॉलिड्स जो हैं वो कंडक्ट नहीं कर रहे, तो उसका पता हमें किसकी मदद से चलता है? उसका पता हमें चलता है जो रिलेशनशिप हम डिफाइन करते हैं बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड। ठीक है, द कंडक्टिविटी of solids is described with the help of relationship between conduction and वैलेंस बैंड। ठीक है, कंडक्शन और वैलेंस बैंड के दरमियान में जो रिलेशन है उससे हमें पता चलता है कि आपके पास कोई चीज़ जो है वो इंसुलेटर है, कोई चीज़ कंडक्टर है, कोई चीज़ जो है वो सेमी कंडक्टर है। तो अब वेरियस कंडीशंस जो हैं वो हम डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम्स। अब मैं सेपरेटली जो है वो एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाऊंगा इनकी, जो आपके पास इंसुलेटर है, कंडक्टर है और सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमने देख रहे हैं आप एनर्जी लेवल डायाग्राम्स। ठीक है, इन एनर्जी लेवल डायग्राम से हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि कोई चीज़ जो है वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है, अच्छा पहले नंबर पर मैं बना रहा हूँ फिगर ए। ठीक है, ये फिगर ए है और इसके अंदर आप देखें कि ये हमारे पास फील्ड बैंड है। इसके ऊपर ये मेरे पास वैलेंस बैंड है और इसके ऊपर ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है। अब ये तो फील्ड बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और इनके दरमियान में ये एनर्जी गैप है। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी गैप। ये हमारे पास कोई फिगर ए है। तो ये लोअर बैंड वैलेंस बैंड जो है ये तो कंप्लीटली फील्ड है। ठीक है, द लोअर बैंड और वैलेंस बैंड is completely filled। लेकिन जो ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है इट कैन बी फिल्ड और इट कैन बी वेकेंट। ठीक है, अपर बैंड मीन
conduction band can be filled or empty. तो ये फील्ड भी हो सकता है और एम्प्टी भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके क्या इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा एनर्जी गैप को पार करके तो उस कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाएंगे। ये उनके लिए एक मुश्किल मसला है। ठीक है, अब ये जो है ये डेल्टा ई है। डेल्टा ई क्या है? इट इज ए फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये एनर्जी का गैप है, यहाँ पर कोई एनर्जी नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ पर कोई एनर्जी अवेलेबल नहीं है। और अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को पार नहीं करता और कंडक्शन बैंड में नहीं जाता तो फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता। देन वी से दैट कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर हम कहेंगे कंडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये गैप बहुत बड़ा है, इसको पार करना, इस रुकावट को अबूर करना मुश्किल है। आपके सामने एक रुकावट रख दी जाएगा, छलांग लगा के इसको कर लो पार, तो आप उतनी रुकावट को पार करेंगे जितनी आप में कैपेसिटी है, जितनी आप छलांग आप जितनी एनर्जी से लगा सकते हैं उससे ज़्यादा छलांग तो नहीं आप लगा सकते। क्या नतीजा होगा? आप टकराएंगे उसके साथ। ठीक है, सर टकरा जाएंगे। हेलो अस्सलाम कहते भाई। अच्छा मैं आ जाऊँगा फ्लेवर थे, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं 12:30 पहुँचा, मैं पहुँचा। किनू? रिजवान साहब नू? तो फिर तुझे डिले कर देना सी। हाँ नहीं तो वो नहीं, मेरी गाल सुनो, वो नहीं होना तो मज़ा ही नहीं आएगा। तुसी एक दो दिन हैं? अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, मैं आ जाऊँगा 12:30, मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ ओके। अच्छा, तो ये क्या है? ये इसके दरम्यान में इट इज़ ए फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब बात वही है कि क्या ये यहाँ से जंप करके इधर जा सकेगा? रुकावट बहुत बड़ी है, मुश्किल है। इतनी ज़्यादा इसको एनर्जी देना यहाँ से इलेक्ट्रॉन को कि ये जंप करके चला जाए इधर, पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डायग्राम किसकी है? ये इंसुलेटर की है। ये एनर्जी गैप यहाँ पर बहुत बड़ा है। चूँकि ये एनर्जी गैप है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, इन दिस गैप देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की कोई एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर यहाँ से उठ के इलेक्ट्रॉन आगे जाएंगे तो कोई बात बनेगी है, अदरवाइज़ तो जो है वो बात नहीं बन सकती। तो an electron in valence band can jump to conduction band only if it has enough energy to overcome
फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, जब तक कि उसके पास एनफ एनर्जी नहीं है। और वो एनफ एनर्जी कहाँ से आएगी? दिस एनफ एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, बाय मीन्स ऑफ ए हीट, बाय मीन्स ऑफ सम एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये इट इज प्रोवाइडेड with the help of external source। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से अगर आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फिर ये पॉसिबल है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके ऊपर वाले के अंदर चला जाए। अब ये जो चीज़ है ये क्या हमें पता चली? दिस इज इंसुलेटर। यहाँ पे कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये फिगर किसकी है? ये इंसुलेटर्स की है। अच्छा, अब मैं एक और फिगर जो है यहाँ पे बनाता हूँ। ये तो हो गया कंप्लीटली फील्ड बैंड। अब यहाँ पर ये वैलेंस और कंडक्शन ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, कंडक्शन और वैलेंस जो हैं ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है भाई उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर तो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है ही कोई नहीं है, डेल्टा ई ज़ीरो है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो ये किसकी फिगर है? दिस इज द फिगर ऑफ कंडक्टर। ये हमारे पास कंडक्टर की फिगर है। तो जो रिमूवल होता है इलेक्ट्रॉन का फ्रॉम वैलेंस बैंड, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन from valence band will create hole। उसकी वजह से एक होल बना जाए, पहले जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ पर नेगेटिव चार्ज की जगह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहाँ से पे पॉजिटिव की नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो होल्स जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, होल्स हैव पॉजिटिव चार्ज एज देयर इज ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट इन इट। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली हो गई है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी खाली हो गई है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गया। जिस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो होल्स जो होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो होता है। ठीक है,
अच्छा, अब मैं एक और फिगर अब ड्रा करता हूँ। अब तीसरी फिगर, कंडक्टर जो होता है उसके दरमियान में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो बहुत स्मॉल होता ही नहीं है। इंसुलेटर्स के दरमियान में एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है। अब तीसरा मटेरियल रह गया जिसको आप कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो अब ज़रा मैं सेमी कंडक्टर की फिगर जो है वो बनाता हूँ। अब ये फिगर सी है आपके पास। ये तो हो गया कंप्लीटली फील्ड बैंड, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीटली फील्ड बैंड है, और ये कंडक्शन, और ये इसके नीचे जो है वो वैलेंस बैंड है। अगर ये कंडक्टर था तो ये सेमी कंडक्टर है, और आप देख सकते हैं कि ये जो गैप है डेल्टा ई, इट इज़ वेरी स्मॉल। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो वो, चूंकि ये रुकावट छोटी है, इस रुकावट को अबूर करके ऊपर वाले बैंड में चले गए। तो लिहाजा जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स, दरमियान में होती है। सेमी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर। टेम्परेचर बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में चला गया, और जब इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करनी शुरू होगी। ठीक होगी जी बात? तो ये हमारे पास तीन किस्म के मटेरियल्स होते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर सेमी कंडक्टर जो है, ठीक है, वो एज एन इंसुलेटर बिहेव करता है। लेकिन जो ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमी कंडक्टर क्या बन जाता है? कंडक्टर बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब जो बेसिक डिफरेंस है, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, जो बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स और एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इज द एनर्जी गैप। वो क्या है? वो एनर्जी गैप है। तो इंसुलेटर के केस के अंदर एनर्जी गैप जो है वो बड़ा वाइड होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो बहुत वाइड होता है, बहुत बड़ा होता है। तो
अगर हम सेमीकंडक्टर और कंडक्टर की बात करें तो जो एनर्जी गैप है कंडक्टर के अंदर वो तो ना होने के बराबर होता है, वो बहुत स्मॉल होता है। इंसुलेटर के केस में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है और सेमीकंडक्टर के केस में एनर्जी गैप जो है वो इन बिटवीन होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम ये कहें कि हमारे पास अगर जो एनर्जी गैप है, इफ़ एनर्जी गैप इज़, अगर हमारे पास एनर्जी गैप जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, तो ये बड़ा वाइड एनर्जी गैप है। ठीक है, ये क्या है? इट इज़ ए वेरी वाइड एनर्जी गैप, तो बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि ये क्या हुआ? इंसुलेटर, दैट इज इंसुलेटर। और अगर हमारे पास बड़ा स्मॉल हो, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या उससे लेस हो, तो फिर हमारे पास सेमीकंडक्टर। इन द केस इफ डेल्टा E is equal to 1 electron volt or less than that, it will be semi conductor। तो ये जो है फिर वो क्या होगा? ये सेमी कंडक्टर जो है हमारे पास होगा। अच्छा, अब इन केस ऑफ मेटल्स, जब हम मेटल्स की बात करते हैं या जैसे आप बात करते हैं कॉपर की, आयरन की, तो मेटल्स के केस में डेल्टा E 0 होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ in the case of metals delta E is equal to 0। it means conduction, it means conduction and valence band overlap with each other। तो इसका मतलब है कंडक्शन और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एक्सटर्नल सोर्स एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो चला जाएगा, खुद गैप ही कोई नहीं है। सो electron does not need energy from external source to go into the conduction बैंड। इस वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है मेटल्स की वो हाई होती है। देयरफॉर द इलेक्ट्रिकल conductivity of metals is high।
इसलिए जो मेटल्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो हाई होती है, ठीक है। तो अब आप देखें कि एनर्जी बैंड थ्योरी की बुनियाद के ऊपर डिस्टिंग्विश कर लिया कि कौन सी चीज़ ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, कौन सी चीज़ इंसुलेटर है, कौन सी कंडक्टर है और कौन सी सेमीकंडक्टर है, ठीक है। यानी कि ये हमें पता होना ज़रूरी है कि हम किस तरह, यानी कि दैट इज़ अ फिज़िकल कॉन्सेप्ट, कि किस तरह आप इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। यानी कि कहाँ से इंसुलेटर बनता है, कहाँ से कंडक्टर बनता है और कहाँ से सेमीकंडक्टर जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पर ये ख़त्म हो। अच्छा, इसमें मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दो किस्म के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक को हम इंट्रिंसिक कहते हैं, एक को एक्सट्रिंसिक कहते हैं। इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर या अंदरूनी, इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदरूनी प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी इंट्रिंसिक का लफ्ज़ होता है ना, उसका मतलब होता है अंदरूनी, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बैरूनी। तो हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन की। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है क्या, वो प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। अब मैं फिर कल जो है वो इसके अंदर यही डिस्कस करूँगा कि सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है।